नमस्कार। तो हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ टॉपिक का बात कर चुके हैं। तो इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इस वीडियो में हम क्वेश्चन का बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हमें टॉपिक समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो चलिए सीधे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए और एक बार अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिए, और हम तो एक्सप्लेन करते हुए चल ही रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है जो मूव किया कितना डिस्टेंस 0.5 मीटर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के बीच में पॉइंट ए से बी की तरफ। ठीक है, इन ए लीनियर एक्सीलरेटर। ठीक है, द हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस समय यूनिफॉर्म था। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड था, मतलब कि जो ये 0.5 मीटर ट्रेवल किया तो इस बीच में जो भी स्पेस था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था, और उसका वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, या 1.5 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ठीक, उस डायरेक्शन में फ्रॉम ए से बी है ना, ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सबसे पहला कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना लग रहा होगा इस प्रोटॉन पर। दूसरा करना है कि यहाँ से पॉइंट ए से बी में जाने में वर्क कितना लगा। और तीसरा बात कैलकुलेट करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो जहाँ तक बात है फोर्स निकालने का और वर्क डन निकालने का, तो फोर्स तो हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं, कूलम्स लॉ से कैसे फोर्स निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फोर्स सिंपली क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, है ना। चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है नहीं, प्रोटॉन तो बोला है ना, तो प्रोटॉन का आपको वैल्यू पता है चार्ज का, कि प्रोटॉन में चार्ज का वैल्यू कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन में होता है बस उतना ही पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, -19 कूलम होता है, उतना ही प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सिंपली रखें Q इंटू ई के फॉर्मूला में, और यहाँ से फोर्स मेरा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फोर्स मेरा, ठीक है, ये हमने चार्ज रखा, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का चार्ज, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई किया, फोर्स निकल गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, हमें बात करना है वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो मेरा निकल चुका है ना, फोर्स मेरा निकल चुका है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है 0.5 मीटर, तो रख दिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंपली हमको जितना ए से पॉइंट बी जाने में हमको डिस्प्लेसमेंट पता है 0.5 मीटर है, उसको हमने यहाँ रख दिया। फोर्स अभी पिछले प्रॉब्लम में हमने निकाला था, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली मेरा निकल गया वर्क डन, है ना। इसको यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में कन्वर्ट किया, वो ज़रूरी नहीं है आपका जूल में भी आया तो आंसर ये सही है। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकल गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो पिछले मैकेनिक, मतलब पिछले क्लास 11 में हमने मैकेनिक्स पढ़े थे, उसके ही फॉर्मूला से निकल गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था कि पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो वर्क डन तो मेरा निकला हुआ है, ठीक है, वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये जो वर्क डन हुआ होगा उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं वो असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना। जनरल फॉर्म में हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता तो हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं वो इन्फिनिटी के टर्म में कंपैरिजन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बस उसमें एक पॉइंट इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और उसके बीच का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, है ना। वर्ड में अपने जाइए, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मानना है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानना है। ठीक है, ये दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि ये जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, वो ही क्या हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन हमने पिछले प्रॉब्लम में निकाल लिया है, वो इतना है, और चार्ज का वैल्यू, प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू हमको पता है, उसको रख दिया, डिवाइड किया, सिंपली मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फोर्स निकाला, फिर वर्क डन निकाला और पोटेंशियल निकाला।
अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से आपको एक फिर से रिलेशन भी निकल जाएगा, जो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस यूज़ करके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाला था। लेकिन यहाँ से भी आपको सिंपली रिलेशन मिल सकता है, जैसे कि W इक्वल टू हमने क्या रखा था, एफ डी, है ना, और एफ हमने क्या रखा था, क्यू ई। ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू डी, ये हो गया वर्क, क्यू इंटू डी, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख दिए, है ना, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का मेरा कितना है, क्यू ई अपॉन डिस्प्लेसमेंट डी, ये हो गया वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू, क्यू क्यू कैंसिल, तो मेरा वी कितना आ गया, ई इंटू डी, है ना, जो कि वहाँ पर भी आपका इतना ही आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। तो यहाँ से भी आप देख लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल एक प्रॉब्लम हुआ जहाँ पर हमने फोर्स, वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया। ठीक, ये सिंपल प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि क्या बोलता है कि एक डस्ट पार्टिकल है। इस फिगर में आप नीचे जो फिगर दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि एक डस्ट पार्टिकल है, ये है ना, रुकिए, ये, हाँ, ये डस्ट पार्टिकल है। ये डस्ट पार्टिकल का मास आपको दिया हुआ है ना, 5 × 10⁻⁹ kg, या आप यहाँ पर लिखा हुआ है 5 माइक्रोग्राम। ठीक है, इसका चार्ज है 2, है ना, 2, सॉरी 1 मिनट, 2 नैनो कूलम, सॉरी, है ना, थोड़ा सा कभी भूल जाता है। 2 नैनो कूलम इसका चार्ज है। ठीक है, ये रेस्ट में है और ये मूव किया एक स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट ए से बी पर गया, है ना, पहले शुरू में कहा था पॉइंट ए पर था, पहले शुरू में पॉइंट ए पर था। ठीक है, और फिर यहाँ से मूव करके पॉइंट बी पर ये गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ से वहाँ जाने में इस पॉइंट बी पर जब पहुँचा होगा तब इसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आ सकता है कि हम यहाँ पर स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया जहाँ पर स्पीड हमको कैलकुलेट करना था। तो चलिए स्पीड का कैलकुलेशन का बात करते हैं। पहले तो आप ध्यान दीजिए कि पॉइंट ए पर जब रहा होगा तो यहाँ पर लिखा है रेस्ट पर है। ठीक है, पॉइंट बी पर जब यहाँ पर आ गया होगा तो मोशन में है। ठीक है, तो पॉइंट ए पर जो इसका एनर्जी होगा वो पॉइंट बी पर भी होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कि पॉइंट ए पर जो इसका मैकेनिकल एनर्जी होगा, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट ए पर होगा वो पॉइंट बी पर भी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपली हम ½ mv² से देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट ए पर जो एनर्जी होगा और पॉइंट बी पर जो एनर्जी होगा वो बराबर होगा। पॉइंट ए पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रेस्ट पर है तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमने बात कर चुके हैं, है ना। हमने पोटेंशियल जब डिफाइन किए थे तो बोले थे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं Q इंटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पॉइंट ए का, है ना, पॉइंट ए का ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया पॉइंट बी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसको रीअरेंज किए तो यहाँ से मेरा स्पीड का फॉर्मूला निकल गया 2Q इंटू वी ए माइनस वी बी बाई एम। मास तो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, चार्ज भी मेरा दिया हुआ है, हमको सिर्फ क्या निकालना है कि पॉइंट ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अब सिंपल हो गया मेरा प्रॉब्लम। ठीक है, आप यहाँ पर पॉइंट ए पर क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस प्लस चार्ज के चलते कुछ होगा, इस माइनस चार्ज के चलते कुछ होगा। पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, प्लस चार्ज के चलते कुछ, माइनस चार्ज के चलते कुछ। तो दोनों पे हम अलग अलग पहले निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो मेरा निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी। ठीक है, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये प्लस चार्ज के चलते इतना। ठीक है,
प्लस आपको 3 नैनो कूलम चार्ज था, ठीक है, प्लस 3 नैनो कूलम चार्ज के चलते इतना हो गया। और ये वैल्यू तो आया है आपको के, है ना, आपका वी ए क्या हो जाएगा, के, है ना, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2, यही ना हो जाएगा। पॉइंट ए पर दो चार्ज के चलते पोटेंशियल इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया के, है ना, ये हो गया Q1 R1 Q2 R2, ठीक है। क्योंकि प्लस 3 नैनो कूलम चार्ज था तो हमने यहाँ रख दिया प्लस 3 नैनो कूलम चार्ज का वैल्यू। यहाँ पर जो Q2 चार्ज था वो था माइनस नैनो कूलम का, तो उसका वैल्यू रख दिया, दोनों का डिस्टेंस रख दिया, है ना। पॉइंट ए का चार्ज 1 से डिस्टेंस और चार्ज 2 से डिस्टेंस रख दिया, सिंपली कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से पॉइंट ए पर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। उसी तरह से पॉइंट बी पर भी करेंगे। पॉइंट बी पर भी पॉजिटिव चार्ज के चलते कुछ पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज के चलते कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों का थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो गया, है ना, बाकी चार्ज तो वही है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मेरा पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी निकालेंगे, ठीक है। तो ये वी ए का वैल्यू है, ये वी बी का वैल्यू है। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना आ गया दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, 2700 वोल्ट, ठीक है। तो जो वी का मैंने इक्वेशन निकाल के रखा था, स्पीड का इक्वेशन निकाल के रखा था, 2Q0, है ना, वी ए माइनस वी बी बाई एम, सारा वैल्यू मेरा निकल चुका है ना। हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करना था वी ए माइनस वी बी, उसका वैल्यू निकाल के हमने रख दिया और इस तरह से स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। तो देखा किस तरह से हमने मैकेनिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और स्पीड निकाला, है ना। तो यही काम होता है, आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम में पिछले चैप्टर के या पिछले यूज हुए कॉन्सेप्ट भी आपको आ सकते हैं, है ना। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमें एक आगे एक एप्लीकेशन को समझने में मदद भी होगा, है ना। हम लोग आगे जब वेंडिग्राफ जनरेटर यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो प्रॉब्लम है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और जिस पर जो पूरा चार्ज है वो है क्यू। कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज हर जगह फैला होगा, यूनिफॉर्मली फैला होगा, ये हमको पता है ना, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर और इंसुलेटिंग स्फीयर देने का बस एक ही मतलब होता है, समझ लीजिए कि अगर इंसुलेटिंग लिखा तो जहाँ पर हम किसी पॉइंट पर चार्ज रखें वो पॉइंट पर चार्ज वहीं पर रहेगा, है ना, वो फैलेगा नहीं पूरे स्फीयर पर। जबकि अगर सॉरी हम इंसुलेटिंग का बात की कि इंसुलेटिंग स्फीयर में क्या हुआ कि चार्ज को अगर हमने किसी पॉइंट पर रखा, है ना, तो वहीं पर रहेगा। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर आप चार्ज को रखिए वो पूरा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैल जाता है ना। तो ये होता है कंडक्टिंग स्फीयर कहने का मतलब किसी भी फॉर्म क्वेश्चन में। तो कंडक्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उस पर चार्ज क्यू है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हर जगह। हर जगह कहने का मतलब कि बाहर कितना है और अंदर कितना है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली फिगर से बनाने का आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए, हम जो समझाना चाहते हैं आप इसको फिर फार्मूला वाइज भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडक्टिंग स्फीयर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं गॉस लॉ से, है ना, आउटसाइड पर और इनसाइड पर। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और सिंपली इस प्रॉब्लम को हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये हम फिगर ले लेते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने देखा था कि कंडक्टर के चलते गॉस लॉ में कि इंटरनल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि अंदर जो भी गॉसियन सरफेस बना रहे थे उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो था। जबकि बाहर कोई भी सरफेस ले रहे थे जो भी कितना भी स्मॉल आर दूरी का था, ठीक है, तो उस सरफेस के चलते अंदर जो चार्ज था वो क्यू आ रहा था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जा रहा था, ठीक, बाहर पर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है,
ठीक है। और जिस तरह से हम इसका आउटर सरफेस से आगे मूव करना लगते हैं, इस तरह से इस फॉर्मूला पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ये गॉस लॉ से हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया था, अगर आपको नहीं याद है तो वो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं गॉस लॉ का, ठीक है। तो ये वहाँ पर हमने कैलकुलेट करके बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पर कितना होगा, इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ऑन द सरफेस कितना होगा, आर का वैल्यू जो होगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा ऑन द सरफेस, तो इतना वैल्यू हो जाएगा। और ये वैल्यू मैक्सिमम रहेगा सरफेस पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे सबसे मैक्सिमम रहेगा, और जैसे सरफेस से आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात हम क्या करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं तक लेके जाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने देखा कि किस तरह से अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है ना, और बाहर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम स्फीयर से दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिटी से हम धीरे धीरे अगर स्फीयर की तरफ बढ़ें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। इसलिए कहने का मतलब कि जिस तरह से हम इन्फिनिटी से अगर ये स्फीयर की तरफ बढ़ें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो हमें जो फोर्स है वो बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बढ़ रहा है तो वर्क भी बढ़ते जाएगा, यानी कि पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कि हम, है ना, कि किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम स्फीयर के पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ऑन द सरफेस पे, है ना। सरफेस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर सरफेस के बाद अगर आपको अंदर जाना है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों कांस्टेंट होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपको कुछ वर्क नहीं करना पड़ा है। तो आपको कहने का मतलब, चाहे आप सरफेस तक लेके आइए, ठीक है, या सरफेस से आप अंदर कोई भी पॉइंट पे चल जाइए, तो जितना सरफेस में लाने में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा था उतना ही अंदर किसी भी पॉइंट पर ले जाने में लगेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम को बताने का, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए कोई वर्क डन होगा नहीं। इसलिए जहाँ सरफेस तक लाने में जितना हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से ये फार्मूला आया होगा आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। सिंपली हम फार्मूला में सारा वैल्यू रख दिए और आगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम समझाने का यही मतलब था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रहा है तो वर्क डन 0 लग रहा है ना। चलिए, तो ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम थे जो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो अगला हम जब टॉपिक पढ़ लेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, तो फिर से हम कुछ क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।